जी, कोई क्वेश्चन किसी का हो तो वो रेज हैंड करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। फिलहाल आप सबको म्यूट किया हुआ है। तो ये हमारा सेशन जो है ये तकरीबन 30 मिनट का होगा। 30 मिनट इसलिए किया हुआ है ताकि जो इसकी वीडियो बनेगी उसकी मेमोरी जो है वो कम हो, ताकि अपलोड करने में भी आसानी हो और आपको डाउनलोड करने में भी आसानी हो। और अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने ये किया था कि जैसे साथ साथ लेक्चर दे रहा था तो वैसे वैसे ही आप उस उधर लिखा जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं वो कर रहा था, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं वो उसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मेमोरी बहुत ज्यादा ले रही थी। ठीक है, मेमोरी बहुत ज्यादा ले रही थी जिसकी वजह से अ, मुझे ये अब करना पड़ा। अब मैंने क्या किया हुआ है, अब मैंने जो लेक्चर है पहले से ही नोट किया हुआ है। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। मैंने सबको अनम्यूट किया अभी फिलहाल। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को जी मेरी आवाज आ सर, आ रही रही है? है। जी जी, आ रही है सर जी। हाँ, तो ऐसे है कि मैं आप लोगों को सबको म्यूट करूंगा। जिसको क्वेश्चन पूछना हो वो वो हैंड रेज करेगा। आपके पास ऑप्शन आ रही होगी जब पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे तो सर जी, जो जो हैंड वो रेज कहाँ से होगा? पार्टिसिपेंट, जहाँ पे आपके पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो वहां आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा रेज हैंड। तो जी, तो डिस्टरबेंस काफी क्रिएट हो रही थी इसलिए मैं सबको म्यूट किया हुआ है। तो किसी को अगर क्वेश्चन करना है तो यह चाहे वो हाथ हैंड रेज करके मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन थी उसके इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स डिराइव किए थे, जिनमें इनपुट रेजिस्टेंस थी, आउटपुट रेजिस्टेंस थी और एक एक इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर थी, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर थी, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर और आउटपुट आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर स्टेज। ये चार चीजें फाइंड की थी और साथ में हमने वोल्टेज गेन फाइंड किया था, वी आउट ओवर वी इन। करंट गेन फाइंड किया था, आई आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। फिर उसके बाद ओवरऑल वोल्टेज गेन फाइंड किया था जिसे हम वी एल ओवर वी एस कहते हैं, लोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज के दरमियान। और इसी तरह से लोड करंट और सोर्स करंट के दरमियान ये चीजें हमने फाइंड की थी। एक्चुअली अब तक हमने तीनों चीजों की फाइंड कर ली है, कॉमन बेस की भी फाइंड की है, कॉमन एमिटर की भी फाइंड की है और कॉमन कलेक्टर की भी फाइंड की है। तो अब अगर हम देखें तो अब तीनों के रिजल्ट्स हम लोगों ने बना लिए हैं। ठीक है, तीनों के रिजल्ट्स हमारे पास हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास कॉमन बेस है, करंट गेन इसका अल्फा था। कॉमन एमिटर के करंट गेन में हमने ये डिराइव किया था कि उसका करंट गेन बीटा है और कॉमन कलेक्टर का भी करंट गेन बीटा है। इसी तरह से इनपुट रेजिस्टेंस हम लोगों ने कॉमन बेस की आर ई डिराइव की थी, कम इनपुट रेजिस्टेंस है।
कॉमन एमिटर की रेजिस्टेंस बीटा आर ई प्लस आर एफ कॉमन बेस से थोड़ी सी ज्यादा है। कॉमन कलेक्टर में बीटा आर ई प्लस 1 प्लस अल्फा आई आर एल, या ये जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं। तो जो हमारी कॉमन कलेक्टर है उसकी इनपुट रेजिस्टेंस बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा थी, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। फिर वोल्टेज गेन हमारे पास कॉमन बेस के केस में आर एल ओवर आर ई था, कॉमन मीटर के केस में माइनस जी जैन अहमद की तरफ से क्वेश्चन आया है, तो मैं जैन अहमद को अनम्यूट करता हूं। जी जैन, जैन क्वेश्चन करें। हेलो जैन क्वेश्चन करें। तो फिर हमारे पास वोल्टेज गेन हमारे पास जो कॉमन एमिटर का है वो हमने डिराइव किया था माइनस ए आई आर एल ओवर आर आई या माइनस आर एल ओवर आर ई डैश प्लस आर एफ। आर ई डैश फॉरवर्ड एमिटर रेजिस्टेंस थी, आर एफ हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस थी उस केस में जब हम कॉमन एमिटर जो कॉमन एमिटर जो एमिटर रेजिस्टेंस है उसको पार्टली बाईपास करते हैं। और कॉमन कलेक्टर के केस में आर एल ओवर आर ई प्लस आर डैश जो नियरली इक्वल टू 1 है, यानी कि वोल्टेज गेन कॉमन कलेक्टर का नियरली इक्वल टू 1। इनपुट स्टेज रेजिस्टेंस तीनों इनपुट रेजिस्टेंसेस के पैरेलल है, जो साथ में रजिस्टर लगा होता है उसके। ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या है कि जो भी हमारे पास ये ए बी आ रहा होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आर इन ओवर आर एस प्लस आर इन से। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है आपको ये वाला एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। तो इसी तरह से जो हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस है वो भी हमने डिराइव की थी। इस तरह से अब टेबल 7.2 है आपकी बुक का, वो अगर देखें तो वोल्टेज गेन कॉमन बेस के केस में ज्यादा होता है और नॉन इन्वर्टिंग होता है। मतलब अगर इनपुट आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी की है तो आउटपुट भी आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी की होगी, अगर इनपुट नेगेटिव पोलैरिटी की है तो आउटपुट भी नेगेटिव पोलैरिटी की होगी। इसी तरह से कॉमन एमिटर के केस में भी आपके पास लार्ज वोल्टेज गेन होता है लेकिन इन्वर्टिंग होता है, यानी कि पोलैरिटी उलट हो जाएगी। अगर आपकी इनपुट पॉजिटिव है आउटपुट नेगेटिव हो जाएगी, आउटपुट नेगेटिव है इनपुट पॉजिटिव, इनपुट नेगेटिव है आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगी। कॉमन कलेक्टर के केस में आपकी जो इनपुट है वो यानी कि गेन जो है वो ऑलमोस्ट 1 है और नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब ये है कि आपका यानी कि वोल्ट आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की जो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की जो है हमारे पास पोलैरिटी सेम होगी। इसी तरह से करंट गेन के केस में करंट गेन हमारे पास जो कॉमन बेस है उस केस में करंट गेन 1 है, कॉमन मीटर के केस में करंट गेन लार्ज है, कॉमन कलेक्टर के केस में भी करंट गेन आपका लार्ज है। इसी तरह से पावर गेन और बाकी जो पावर गेन मॉडरेट लार्ज एंड लार्ज। इनपुट रेजिस्टेंस हमने देखा कि जो कॉमन कलेक्टर है उसकी सबसे ज्यादा होती है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होती है। इसलिए आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि कॉमन कलेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा फिजिबल है, यानी कि कॉमन एमिटर तो फिजिबल है एम्प्लीफिकेशन के लिए, लेकिन कॉमन कलेक्टर किस लिए फिजिबल है कि वो अपनी जो प्रीवियस स्टेज है उसको उसकी ज्यादा लोडिंग नहीं करता। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं
कि आपकी जो एग्जाम्पल है 7.8 बुक की, वो सॉल्व करके देखते हैं कि उसके सॉल्यूशन में क्या है। तो उसके सॉल्यूशन में हमारे पास ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट दिया गया है और उसकी वैल्यूज हमें दी गई हैं। वीसीसी की 15 वोल्ट, बेस रेजिस्टेंस का 75 किलो ओहम, आरई जो है यानी कि एमिटर रेजिस्टेंस, आपकी एमिटर रेजिस्टेंस जो है ये वाली वो जो है आपको 910 हम दी गई है। बीटा आपको गिवन है 100, आरएल ये आपकी जो लोड रेजिस्टेंस है 600 ओहम दी गई है। आपको क्या फाइंड करना है, आर इन और एवी। आर इन कौन सी होती है भला? एक ये वाली रेजिस्टेंस आपकी क्या होती है, ये वाली रेजिस्टेंस आपकी आर आई होती है, जबकि ये वाली रेजिस्टेंस जो है आपकी आर इन होती है। ठीक है, तो अब हम अगर पिछले लेक्चर की इक्वेशन जब डिराइव की तो उसको देखें तो आपकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है, जिसको मैं कह रहा था कि ये वाली रेजिस्टेंस है आपकी आर आई, वो किसके बराबर होती है? वो होती है बीटा आर ई प्लस बीटा आर ई डैश प्लस आर एल के बराबर होती है। तो हम अब इसमें हमारे पास आर ई भी निकालने वाला है और आर एल भी निकालने वाला है। आर ई कैसे निकालेंगे? आर ई निकालेंगे आप आर ई डैश 0.026 ओवर आई ई। ये भी इक्वेशन हम पहले देखते आए हैं, इस इक्वेशन को भी। अब इस इक्वेशन में फाइंड आउट करने वाली चीज आई ई है, तो आई हमें पता है कि आई होता है बीटा प्लस 1 आई बी। तो अब आई बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आई बी निकालने के लिए हम केवीएल इस्तेमाल करेंगे इनपुट साइड ऑफ द सर्किट पे। वो कैसे करेंगे वो देखें। इनपुट साइड ये वीसीसी माइनस वीबीई और आईबीआरबी और आर, ये वाला जो होगा, ये वाला पोर्शन, ये केवीएल हम इस पे लगाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है जी? वीसीसी वुड बी इक्वल टू आईबीआरबी प्लस वीबीई प्लस आईई। देखें, वीसीसी इक्वल टू आईबीआरबी वीबीई, आईबीआरबी वीबीई प्लस आईईआरई। तो यहाँ से हमारे पास हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। आई की जगह पे अगेन बीटा प्लस 1 आई बी लिखेंगे, देन आई बी कॉमन लेके यहाँ से आई बी इस तरह निकाल लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे अपनी मर्जी की, यानी कि अब जो गिवन है वीसीसी गिवन है, वीबीई 0.7 है, आर बी गिवन है, आर ई भी गिवन है, बीटा भी गिवन है। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आई बी आएगा। वंस आई बी आ गया तो बीटा प्लस 1 आई बी से आप आई ई भी निकाल लेंगे, जो कि 8.57 मिली एम्पेयर है। देन जी, तो हम हमारे पास जो आई ई हम निकाल लेते हैं। 8.57 मिली एम्पेयर हमारे पास आई निकलता है। देन अब आई निकाल लिया है तो पीछे हमारे पास इक्वेशन थी 0.026 ओवर आई ई, तो आर ई हम उससे निकाल लेंगे 3.03 ओम। देन अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊं तो हम ये देखते हैं कि आर आई जो है हमारा वो बीटा आर ई डैश प्लस आर एल है।
आर ई डैश हम निकाल चुके हैं। आर एल आपको पता है कि दो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, कौन कौन सी, एक जो आउटपुट पे लगी होती है और एक आर एल। ठीक है, इस केस में क्या है, इस केस में हमारा आर एल जो है वो आर सी, क्योंकि आउटपुट पे लगी हुई है, पैरेलल आर एल, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग आर एल है वो 362 ओम आएगी। इन दो वैल्यूज को आर आई वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन है वो हमारे पास आर आई की 36.9 किलो ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आती है। देन आर इन हमारे पास क्या होगा, आर इन होगा आर बी पैरेलल आर आई। आर बी जो है हमारे पास इक्वेशन हम पहले देख चुके हैं सर्किट से कि आर आई कौन सी होती है भला, आर आई होती है हमारे पास ये भी देख चुके हैं, और आर इन होती है हमारे पास ये। ठीक है, यानी कि आर बी पैरेलल दिस रेजिस्टेंस आर आई, इसको हम कहते हैं आर इन। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, आर इन आर बी पैरेलल आर आई, आर बी गिवन है, आर आई हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो इस तरह से हमारे पास आर इन 24.7 किलो ओम निकलेगा। फिर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने और अभी थोड़ी देर पहले आपको टेबल भी दिखाया था कि जो वोल्टेज गेन है हमारे पास, दैट इज आर एल डिवाइडेड बाय आर ई डैश प्लस आर एल, कॉमन कलेक्टर के केस में आर एल भी निकाल चुके हैं, आर ई डैश भी निकाल चुके हैं, तो ए बी जो है या वोल्टेज गेन आपका 0.992 है, जो कि वेरी क्लोज टू 1 है। तो ये हम पहले जब टेबल देखा था उसमें भी हम ये कह रहे थे कि जो वोल्टेज गेन है वो नियरली इक्वल टू 1, या लास्ट लेक्चर अभी हमें जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टीज देखी थी उनमें भी हमने यही कहा था कि इट इज वेरी क्लोज टू 1, या उसका गेन जो है वो यूनिटी होता है। इस तरह से अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जाम्पल 7.9। तो इस 7.9 में एक्चुअली ये एग्जाम्पल 7.9 इसलिए बनाई गई है कि आपको बताया जाए कि अगर एम्पलीफायर स्टेज इसके दरमियान, इसके आगे अगर आप एम्पलीफायर स्टेज लगा देंगे, इस एम्पलीफायर के आगे, ये कोई भी एम्पलीफायर है, इसके आगे अगर आप कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लगाएंगे तो क्या फर्क होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हम पहले देख चुके हैं, उसका फायदा क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। तो अगर हम कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, या इसे एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, अगर इस जगह पर लगा देंगे तो ये इस वाले एम्पलीफायर को लोड नहीं करेगा, इसके लिए लोडिंग जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस लोड को कनेक्ट करके पहले वोल्टेज गेन फाइंड करनी है, और फिर हमने क्या करना है, इधर दरमियान में एक एमिटर फॉलोअर सर्किट लगाना है और फिर वोल्टेज गेन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वोल्टेज गेन फाइंड करते हैं, VL ओवर VS, ये हमने फॉर्मूला उससे टेबल से लिया है, RL डिवाइड बाय R0 प्लस RL मल्टीप्लाइड बाय AV। तो AV हमारे पास गिवन है 140, RL हमारे पास इस अगर फिगर में देखें, RL हमारे पास 100 गिवन है, और R जो है वो R0 जो है वो 1 किलो ओम गिवन है। तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास 12.7 AVS निकला। तो हम ये देख सकते हैं कि जो एक्चुअल गेन था हमारा ट्रांजिस्टर का वो 140 था, लेकिन जब हमने लोड रेजिस्टेंस लगाई तो वो 12.7 सिर्फ रह गया। तो दैट मीन्स गेन आपका बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है लोड रेजिस्टेंस लगाने से। ठीक है, तो अब सेकंड हमारा काम क्या है, सेकंड हमारा काम ये है कि हमने ये वही एम्पलीफायर है, पार्ट ए वाला एम्पलीफायर है ये, इसके साथ हमने क्या लगाया है, इसके साथ हमने एक एमिटर फॉलोअर सर्किट लगाया है। ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन या एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमने साथ लगाई है। तो हम देखेंगे कि इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है। इसकी वैल्यूज गिवन है हमारे पास, तो वोल्टेज गेन विद एमिटर फॉलोअर स्टेज हमने इंसर्ट कर दी है पिछले वाले एम्पलीफायर के साथ। तो जो एमिटर फॉलोअर सर्किट है उसके हम पैरामीटर्स निकालेंगे, AVS इक्वल्स टू VL ओवर VS।
जी, तो हम बात कर रहे थे एमिटर फॉलोअर स्टेज। हमने अपने जो गिवन हमारे पास पहले से एम्पलीफायर था इसके साथ अटैच किया है एमिटर फॉलोअर स्टेज। अब हमने क्या करना है, एक्चुअली हमने निकालना है VL, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ओवर VS, ये जो गिवन सोर्स वोल्टेज है। और हम देखेंगे कि पिछला जो VL ओवर VS निकला था पिछली एग्जांपल में, जो कि 12.7 था, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम AVS फाइंड करते हैं अपने एमिटर फॉलोअर सर्किट का, जो मैंने लगाया हुआ है। तो उसका फॉर्मूला है RL ओवर RE डैश प्लस RL मल्टीप्लाई बाय RE ओवर RN प्लस RS। ये हमने डिराइव किया हुआ है पिछले लेक्चर में, और जो ऊपर आपको टेबल दिखाया हुआ था उसमें भी ये लिखा हुआ था। तो उसके बाद नेक्स्ट, अब हमारे पास RE डैश इक्वल्स टू 0.026। ये अगेन वही हमने इनपुट रेजिस्टेंस निकालनी है। कहाँ निकालनी है भला? हमने इनपुट रेजिस्टेंस निकालनी है। ये हमारे पास RE यहाँ पर थी, RI अगेन यहाँ पर होगी, और RE बेस रेजिस्टेंस को मिला के होगी। ठीक है, RIN और RI। तो अगेन हम IE कैसे निकालेंगे? IE निकालेंगे हम KVL लगाकर इनपुट साइड पर। KVL वही VCC इक्वल्स टू IBRB प्लस VBE प्लस IRE। ऊपर पार्ट A में भी हमने ऐसा ही किया था। तो अब आई कैसे निकालेंगे? आई हम निकाल लेते हैं, IB को लिखते हैं बीटा IB, चूंकि बीटा प्लस 1 IE होता है, तो इसलिए IB वुड बी इक्वल टू IE और बीटा प्लस 1। इधर आई लिख लिया। अब IE कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन है वो ये वाली बनेगी, एंड देन IE हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वैसे भी कर सकते थे, IB पहले निकाल लेते जिस तरह से पहले निकाला था, और फिर उसे बीटा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके भी IE निकाल सकते थे। तो हमने VCC की वैल्यू पुट की, VBE 0.7 है, RB 75 या 5.6 किलो गिवन है, बीटा 100 गिवन है, RE 100 गिवन है। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो IE हमारे पास 92 मिली एम्पेयर आएगा। अब इस IE की वैल्यू अगर हम RE डैश वाले में पुट करते हैं 0.026 ओवर IE में, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन है, जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो 0.28 वो हम निकलती है। अगेन RL RC RE पैरेलल RL है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें सर्किट में RL क्या होगी? दिस रेजिस्टेंस पैरेलल RL। ठीक है, R स्मॉल रेजिस्टेंस जो है, स्मॉल RL AC रेजिस्टेंस जो है। तो इस तरह से RL स्मॉल RL जो है वो RE पैरेलल RL 100 पैरेलल 100 इक्वल्स टू 50 ओम। RI हम पहले देख चुके हैं कि वो बीटा प्लस 1 RE डैश प्लस RL है, और देन RIN क्या है? RE पैरेलल RI। इन दोनों में फर्क मैं आपको काफी दफा बता चुका हूँ, अभी इस एग्जांपल से पहले भी बताया था। ठीक है जी। तो अब 5.6 RB गिवन है, RI हमारे पास ये एक्सप्रेशन ऊपर है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। 101 RE डैश के लिए निकाल चुके हैं। RL की वैल्यू जो है वो हमारे पास RL की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो जस्ट इधर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास RN की वैल्यू निकलेगी। अब हमने RIN भी निकाल लिया, RL गिवन है, तो ये जो ऊपर एक्सप्रेशन हमने देखा था AVS का, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, RL डिवाइड बाई RE डैश प्लस RL, RIN और RS, सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे सिवाय RS के, वो बताता हूँ क्या है। तो RL की वैल्यू 50 है, RE की वैल्यू 0.8 है, RIN की वैल्यू 2.56K है, 2.56K है। RS हमने यहाँ पुट नहीं किया। RS एक्चुअली सोर्स रेजिस्टेंस है, तो इस हमारा जो एमिटर फॉलोअर सर्किट है, ये वाला सर्किट जो है, इसकी जो RS है वो क्या बनेगी? वो ये वाली रेजिस्टेंस बनेगी। यानी कि इस जो पिछला एम्पलीफायर लगा हुआ है उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस क्या बनेगी? एमिटर फॉलोअर की RS बनेगी। ठीक है, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है पिछले वाले एम्पलीफायर की, वो इस एमिटर फॉलोअर की RS बनेगी।
तो RS की जगह पे हम 1K उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। RS आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ प्रीवियस एम्पलीफायर, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो RS वुड बी इक्वल टू 1 किलो ओम। तो AVS वुड बी इक्वल टू 50 और 50 प्लस 0.8, और ये हमारे पास AVS की वैल्यू 0.726। और ओवरऑल सिस्टम गेन क्या होगा, जो AV गिवन गेन था मल्टीप्लाइड बाय AVS, तो गिवन गेन हमारे पास 140 था, और अभी जो निकाला है गेन वो 0.726 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 है। तो पिछला गेन क्या निकला था हमारा 12.7। हमने क्या किया, सिंपली एक वोल्टेज यानी कि एमिटर फॉलोअर या कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दरमियान में अटैच किया, गेन हमारा 102 पे पड़ गया, यानी कि 703% इम्प्रूवमेंट आई है हमारे गेन की। सो हम देख सकते हैं कि कॉमन कलेक्टर को दो स्टेजेस के दरमियान इंसर्ट करने का क्या फायदा है। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने कॉमन कलेक्टर को इंसर्ट किया है बिटवीन एम्पलीफायर एंड अ लोड। ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटिवली कपल्ड बीजेटी एम्पलीफायर्स, ये आपके बुक में मौजूद है, तो इसको हम अभी शुरू करेंगे। ये आपको एग्जांपल से समझाया हुआ है। अब आमतौर पर जो कैपेसिटर कपलिंग है वो किस लिए इस्तेमाल होती है भला, वो इस्तेमाल होती है डीसी करंट के फ्लो को रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए डीसी करंट के फ्लो को। तो अब कई दफा जरूरी होता है, समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू ब्लॉक फ्लो ऑफ डीसी करंट फ्रॉम इनपुट से लेकर सोर्स तक, और फिर यानी कि इनपुट एम्पलीफायर के इनपुट से सोर्स तक, और फिर एम्पलीफायर की आउटपुट से लोड तक, ये हमने डीसी करंट बचाना होता है। तो आमतौर पर कपलिंग कैपेसिटर आपको यहीं पे नजर आएगा, जैसे अभी पीछे एग्जांपल में भी देखते हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखी इसमें भी हमने, आप ये देखें कि ये हमने सोर्स और इनपुट ऑफ एम्पलीफायर के दरमियान लगाया ये कपलिंग कैपेसिटर, और फिर आउटपुट और लोड के दरमियान लगाया कपलिंग कैपेसिटर। तो ये हम कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं जो उसको डीसी करंट को बचाने, डीसी करंट को ब्लॉक करने के लिए। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हमने दो स्टेजेस लगाए हुए हैं और हमने कपलिंग कैपेसिटर भी लगाए हुए हैं जो कि डीसी को ब्लॉक करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक एम्पलीफायर स्टेज के शुरू में हो सकता है कि डीसी वोल्टेज कुछ और हो, डीसी लेवल कुछ और हो, और एक एम्पलीफायर स्टेज के बाद हो सकता है कि डीसी वैल्यू कुछ और हो। जैसे ये आपको एक सर्किट नजर आ रहा है, इसमें हमने ये दो एम्पलीफायर्स हैं, कॉमन एमिटर लगाया हुआ है, ये भी कॉमन एमिटर लगाया हुआ है, ये भी कॉमन एमिटर लगाया हुआ है। इनको हमने ज्वाइन किससे किया हुआ है, एक कपलिंग कैपेसिटर से। ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर से ज्वाइन किया है। गिवन कंडीशंस क्या है कि ये जो इसकी आउटपुट है वो 9 वोल्ट डीसी पर है, जबकि इसकी इनपुट किस पर है, 3 वोल्ट डीसी पर है। तो यानी कि इसका मतलब है कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो 6 वोल्ट डीसी होना चाहिए। 6 वोल्ट डीसी है, तो 6 वोल्ट डीसी का मतलब ये है कि इसको डीसी वर्किंग वोल्टेज इसकी इतनी होनी चाहिए, 6 वोल्ट होनी चाहिए। और जाहिर है कि अगर ये पोलर कैपेसिटर है तो इसकी पोलैरिटी ऐसे होनी चाहिए कि जो हायर पोटेंशियल है उसकी तरफ उसकी पॉजिटिव साइड होनी चाहिए, और जो लोअर पोटेंशियल उसके साथ उसकी नेगेटिव साइड होनी चाहिए, जो कि हमने बनाई हुई है। तो कपलिंग कैपेसिटर अगर डीसी के फ्लो को रोकते हैं, वैसे ही एसी के फ्लो में ये अपना पार्ट प्ले मतलब एज सच नहीं करते, एसी के फ्लो को होने देते हैं। लेकिन इसके लिए यानी कि एसी फ्लो को होने देने के लिए आपकी जो कैपेसिटर की इम्पीडेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए, और कैपेसिटर के इम्पीडेंस का फार्मूला हमारे पास ये होता है XC इक्वल्स टू 1/2 पाई FC। तो इस कैपेसिटर की इम्पीडेंस को कम करने के दो तरीके हैं, या तो हम फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई कर दें, या अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो अगर कैपेसिटर की वैल्यू लो भी है तो आपकी जो इम्पीडेंस है वो कम हो सकती है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो इसको आपको कम करने के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू को ज्यादा करना पड़ेगा, कि जो कई दफा क्या होता है, कई दफा वो इम्प्रैक्टिकल हो जाती है।
इतनी बड़ी वैल्यू। इसलिए आमतौर पर आरसी सर्किट्स को जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में जो है वो आई मीन फैब्रिकेट नहीं किया जाता, क्योंकि अनइकोनॉमिकल और फिजिबल नहीं होता। तो अब हम हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो ये इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, जो कि आपकी बुक में एग्जाम्पल 7.10 है। किया क्या हुआ है कि दो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर्स हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए, एक Q1 और एक Q2। ठीक है, ये दो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, इन दोनों में आप फर्क देख सकते हैं कि एक में एमिटर रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, ठीक है, और दूसरे में एमिटर रेजिस्टेंस लगी हुई है। बाकी डिफरेंट वैल्यूज हैं आपके पास, आर सी की, आर बी की। यहाँ पर आर बी की सिंपल वैल्यू दी गई है, यहाँ पे आर बी की वैल्यू नहीं दी गई, बल्कि एक डिवाइडर सर्किट बनाया गया है। आपको आर बी की वैल्यू इस डिवाइडर सर्किट को सॉल्व करके निकालनी है। बाकी चीजें गिवन है, तो बीटा दोनों का बराबर गिवन है, बीटा 1 इक्वल्स टू बीटा 2 इक्वल टू 100, कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है। आर सी जो कि आउटपुट होती है आपके कॉमन कलेक्टर कॉमन एमिटर की, वो 1 मेगा ओहम दी गई है, 1 मेगा ओहम दी गई है। आउटपुट नहीं होती, बल्कि आउटपुट जो होती है वो आर सी डिवाइड बाय बीटा होती है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वी एल ओवर वी एस, और फाइंड करना है आई एल ओवर आई एस। तो आपको पता है वी एल ओवर वी एस क्या होता है, एवीएस होता है। तो एवीएस के फार्मूले के लिए आपको पता है हमें आर आई भी चाहिए, आर इन भी चाहिए, आर ई वगैरह भी चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि आर आई वन जो है, अब तो हमें दोनों ये चीजें जो है आर आर आई, आर इन, आर आउट, आर ओ, ये हमें दो फाइंड करनी पड़ेंगी। एक Q1 के लिए फाइंड करनी पड़ेगी, एक Q2 के लिए फाइंड करनी पड़ेगी। इसलिए आप देखें कि यहाँ पर जो हमने आर आई वन है, आर आई वन लिखा हुआ है, बीटा आर ई वन। ठीक है, आर ई वन क्या है जी, 0.026 ओवर आई ई वन। तो आई वन अगेन जिस तरह से हम पहले निकालते रहे हैं वैसे निकालेंगे, केवीएल लगाएंगे इनपुट पर, तो वीसी वुड बी इक्वल टू आई वी वन आर बी प्लस वीबीई। यहाँ पर आई आर ई भी होता था पिछले एग्जांपल में, लेकिन वो इस यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एमिटर रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई Q1 में। तो एमिटर रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, तो इसलिए आई आर ई नहीं होगा। तो फिर हमने यहाँ पर आई 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 सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ई है, वो पुट किया, और यहाँ से आई सी वन की वैल्यू निकाल ली। आई सी वन की वैल्यू निकाल ली, तो आई सी वन में अब हमने वैल्यूज पुट की। वीसी की वैल्यू गिवन है, वीबीई 0.7 है, बीटा 100 है, आर बी वन की वैल्यू भी गिवन है, तो हमारे पास आई सी वन निकला। तो आई वन इक्वल्स टू बीटा आई बी जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी, बीटा प्लस वन आई बी जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी वन है, तो हम आई सी को सेम लेंगे, तो आर ई वन डैश शुड बी इक्वल टू 0.026 और 1.82 मिली। तो ये हमारे पास आर ई डैश है 14.3 ओम निकलेगा। आर आई क्या है, आर आई है बीटा आर ई, तो इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आर आई वन निकलेगा। आर इन क्या है, आर आई पैरेलल आर बी, ये हम पहले देख चुके हैं। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो हमारे पास आर इन वन निकलेगा। इसी तरह से आर आउट क्या है, ये कॉमन मीटर केस में आर सी वन ओवर बीटा होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस बिल्कुल इसके इसके एनालॉगस। तो आर सी वन ओवर बीटा क्या निकलेगा, वन मेगा गिवन है, डिवाइडेड बीटा 100, तो 10 के हमारे पास आर ओ निकलेगी। अब जो आर आउट है वो क्या होगी भला, आर आउट क्या होगी, आर आउट होगी आर सी, क्योंकि इसका जो हम स्मॉल सिग्नल बनाएंगे, आर सी पैरेलल आर ओ, आउटपुट रेजिस्टेंस आर सी पैरेलल आर ओ। अगर कॉमन मीटर का स्मॉल सिग्नल मॉडल देखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आर आउट वुड बी इक्वल टू आर सी वन पैरेलल आर ओ वन। आर सी वन गिवन है, आर ओ वन भी गिवन है, तो ये हमारे पास आर आउट वन निकल आएगी। तो फिर हम कॉमन मीटर केस में देखते हैं, कॉमन मीटर केस में आर जो हमारे पास गेन निकलता है वो माइनस आर ओ वन, आर आउट वन ओवर आर ई है। ये आप टेबल से भी देख सकते हैं, जो पिछली डेरिवेशंस की हैं उनमें से भी देख सकते हैं। आर आउट वन हमने निकाल लिया हुआ है, आर ई डैश
भी निकाल लिया हुआ है, तो AB1 हमारे पास 1 - 173.4 निकलेगा। अब यही सारी चीजें हमने किसके लिए फाइंड करनी है, ये सारी चीजें हमने इस वाले ट्रांजिस्टर Q2 के लिए फाइंड करनी है। Q2 के लिए फाइंड करने के लिए हम RE डैश फाइंड करते हैं सबसे पहले। RE2 dash would be equal to 0.026 divided by IE2। चूंकि हम बीटा IB इस्तेमाल कर रहे हैं, IE equals to बीटा प्लस 1 IB approximately equal to बीटा IB equals to IC, तो इसलिए 0.026 IC2 इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगेन हम क्या निकालेंगे, KVL लेंगे इनपुट साइड का। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर तो हमें VB गिवन था, लेकिन यहाँ पे VB गिवन नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो इधर वोल्टेज है वो कौन सी होगी भला, इस जगह पर वोल्टेज वो होगी इसके अक्रॉस, R2 के क्रॉस। तो हम R2 के क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, क्योंकि R1 R2 पैरेलल में है, तो R2 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय V। ठीक है, तो ये देखें R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय V, तो ये हमारे पास बेस पे वोल्टेज होगी। अगेन हम KVL लगाएंगे इनपुट साइड के ऊपर और वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास IC की वैल्यू निकल आएगी। VB अभी हमने निकाल ली, अब हमने निकाल लिया। VB2 जो है 1.54 है, VBE 1.7 है। RB2 अभी हम निकालते हैं, अभी हमने नहीं निकाली क्योंकि जो सेकंड जो ट्रांजिस्टर था उसके पीछे कोई एक्सप्लिसिटली रजिस्टर नहीं लगा, बल्कि कॉम्बिनेशन है। RE की वैल्यू हमें गिवन है, तो RB हम कैसे, RB एक्चुअली क्या है, RB है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। ये क्या है, ये IB है, RB है। तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला दोनों का, तो हमारे पास 8.72 निकला। अब हमने VB भी हमारे पास है, VBE भी है, RB2 भी है, बीटा भी है और RE भी है। तो हम ये वैल्यू सारी पुट करेंगे, तो IC2 हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। अब हमने क्या करना है, RE2 निकालनी है, 0.026 ओवर IC, हमारे पास RE2 निकल आई। इसी तरह से जैसे हमने RI1 निकाला था, RI2 भी निकालेंगे। क्या है, बीटा RE डैश प्लस RE, क्योंकि वहां पर RI1 में RE नहीं था, तो सिर्फ बीटा RE था। लेकिन जब RE हो जाता है तो बीटा RE2 प्लस R कैपिटल E, या आप टेबल में से भी देख सकते हैं, या पीछे डेरिवेशंस में से भी देख सकते हैं। तो RE2 की वैल्यू गिवन है, RE2 स्मॉल RE2 डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बीटा गिवन है, तो इसलिए हमारे पास RI2 निकल आएगा। अब Rin क्या है, Rin जो होगी हमारी RB पैरेलल RI है, RB अभी निकाल चुके हैं, वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। तो R1 एंड R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन विद RI, तो ये हमारे पास Rin की वैल्यू यहाँ पर 6.32 किलो ओम निकलती है। इसी तरह से R आउट क्या था, R आउट हमारा था RC पैरेलल विद स्मॉल RC ओवर बीटा। तो अब हमने ये पिछले R आउट 1 में भी ऐसे निकाला था, R आउट 2 में भी ऐसे निकाल लेंगे। RC1 मेगा गिवन है, बीटा भी 100 गिवन है, RC2 2.2 के गिवन है, तो हमारे पास R आउट 2 1.2 किलो ओम निकलता है। तो AV2 जो है हमारे पास R आउट 2, पहले केस में RE2 नहीं था, तो इसलिए सिंपली R आउट 2 ओवर RE2 था। अब चूंकि RE भी है, इसलिए AV2 हमारे पास ये है, आप टेबल में से देख सकते हैं। R आउट भी निकल चुका है, RE2 भी निकल चुका है, RE2 स्मॉल भी निकल चुका है, तो AV2 हमारे पास -7.84। तो अब हम एमिटर, हम क्या निकाल रहे हैं, एमिटर स्टेज पर आउटपुट वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज के दरमियान रेशियो। तो कैसे निकालते हैं भला, ये हमें पता है, AVS से निकलता है RN ओवर RN प्लस RS मल्टीप्लाइड बाय AV मल्टीप्लाइड बाय RN2 डिवाइड बाय RN2 मल्टीप्लाई RS2 मल्टीप्लाइड बाय AV2, दोनों स्टेजेस को मल्टीप्लाई करके। अब जो यहाँ पे देखने वाली बात है कि RN1 हम निकाल चुके हैं, RE2 निकाल चुके हैं, AV1 निकाल चुके हैं, AV2 निकाल चुके हैं, RS1 और RS2 का हमें नहीं पता। तो ये हम क्या करेंगे, ये भी सर्किट से देखेंगे कि आपकी जो RS1 है वो तो सिंपली 1K निकल आएगी, इस वाले की RS। लेकिन जो इस वाले
Q की RS है वो क्या है, इस वाले Q की RS आपके पिछले वाले स्टेज की आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो ये हमने पिछली एग्जाम्पल में भी किया था, तो हम यही करेंगे कि जो आपकी RS2 है वो पिछले वाले स्टेज की आउटपुट इम्पिडेंस है। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये सारी वैल्यूज हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगी। लेकिन निकालना हमने क्या है, निकालना है VL ओवर VS। तो अगेन वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे, RL ओवर RL प्लस RS3 मल्टीप्लाइड बाय V आउट ओवर VS, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने ये वाला फार्मूला लगाया है। अब RS3 क्या होगी, यहाँ पर RS3 इस जगह पर होगी सेकंड स्टेज की आउटपुट रेजिस्टेंस। तो देखें सेकंड स्टेज की आउटपुट रेजिस्टेंस 1.8 के है, तो हमने VL ओवर VS सारी वैल्यूज पुट करके 554 हमारे पास निकल आता है। दूसरा इसका तरीका ये है कि पहले तो हमने किया ना कि विदाउट लोड हमने A1 AV1 निकाला, विदाउट लोड AV2 निकाला और लोड को आखिर में लेके आए। तो ये भी हम कर सकते थे कि लोड को पहले ही इस्तेमाल कर लेते, यानी कि AV1 में भी लोड इस्तेमाल कर लेते, AV2 में भी लोड इस्तेमाल करते हैं। देखें हम कैसे करते हैं। तो ये दो हमारे पास स्टेजेस हैं। एक स्टेज जो है वो एक स्टेज जो है वो हमारे पास एक एम्पलीफायर की स्टेज, एक ट्रांजिस्टर की स्टेज है और दूसरे ट्रांजिस्टर की स्टेज है। तो हम अब कनेक्टेड लोड के साथ इसको देखते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि इस 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 वाले एम्पलीफायर स्टेज के लिए Q1 के लिए इस पूरे को एज अ लोड ले रहे हैं। फिर इसी तरह क्या करेंगे, इसके लिए इसको एज अ लोड कंसीडर करेंगे। ये देखिए हमने क्या किया। RL1 क्या है, पहली आउटपुट रेजिस्टेंस, पैरेलल विद R2 दूसरे वाले को एज अ लोड कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारे RL1 आ गई। इसी तरह से RL2 क्या होगी, Rout2 यानी कि सेकंड के पैरेलल विद R यानी कि लोड रेजिस्टेंस को इसकी लोड रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। तो ये RL1 आ गया, RL2 आ गया। A1 क्या है, सिंपली RL1 ओवर RE डैश। ये पिछले में हमने क्या किया था, Rout1 ओवर RE1 विदाउट एनी लोड। ठीक है, तो ये अभी RL1 ओवर RE डैश 124.5। और इसी तरह से A2 क्या होगा, RL2 ओवर RE डैश प्लस RE, क्योंकि पिछले पहले वाले में तो RE नहीं है, दूसरे वाले में RE है। तो ये हमारे पास निकला 7.52। तो VL ओवर VS का निकलेगा सिंपली RN1 ओवर RN1 प्लस RS मल्टीप्लाइड बाय A1 एंड A2। तो यहाँ हम जो है वो RS क्या होगी भला, RS अब क्या होगी, ये पहले वाली RS ही होगी, क्योंकि हमने पहले ही लोड को कंसिडर कर लिया। तो अब हम चूंकि VS को हम आखिर में लेके आए हैं, तो अब इस वाली RS को पुट करेंगे यहाँ पे। तो रिजल्टिंग हमारे पास जो वैल्यू आएगी 555 है। ये आप देखें पिछले वाले में भी जो हमने VL और VS निकाली थी उसकी वैल्यू क्या आई थी, 554। ये देखें 554, ठीक है। जबकि अब बिल्कुल करीब करीब आई है दोनों तरीकों से। और मजे की बात यह है कि इसकी जो AVS है या VL और VS है वो पॉजिटिव है, यानी कि पहले स्टेज कॉमन मीटर आमतौर पर नेगेटिव इन्वर्टिंग होता है। तो पहले स्टेज ने इन्वर्ट किया, दूसरे स्टेज ने फिर इन्वर्ट किया, तो इसलिए आपको पॉजिटिव पोलैरिटी मिल गई, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गया। अब IL ओवर IS निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर स्टेज के ऊपर देखना पड़ेगा कि Q1 के जो पहला ट्रांजिस्टर है उसके अंदर कितना करंट गया, जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसके अंदर कितना करंट गया। तो हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाया। ये आपका IS है जो सोर्स के अंदर से आ रहा है, ये RB गिवन है आपको 620, और ये आपका पहला ट्रांजिस्टर है बीटा RE जिसकी वैल्यू 1.43 के हम पहले निकाल चुके हैं। तो जाहिर है जो IB होगा वो वाला करंट होगा जो Q1 के अंदर जा रहा है। तो इसको हम करंट डिवाइडर रूल से निकालेंगे कैसे, RB डिवाइडेड बाय RB प्लस बीटा RE
मल्टीप्लाइड बाय आई एस। इनकी वैल्यू पुट की हमने, तो हमारे पास IB1 इक्वल्स टू ये आया। अब IC चूंकि बीटा IB होता है तो इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास IC1 इक्वल्स टू 99.77 IS निकल आया। तो अब हमने क्या देखना है, अब देखना है कि Q2 के अंदर, यानी कि जो Q2 है ये वाला, इस Q2 के अंदर कितना करंट जा रहा है। यहां से तो आई ये 99.77 IS निकला, लेकिन Q2 के अंदर कितना गया। तो हम देखते हैं कि बहुत से इसके साथ पैरेलल पाथ्स हैं। एक R1 का पाथ है, एक R1 और R2 आपस में पैरेलल हैं, फिर उसके बाद Q2 की अपने रेजिस्टेंस पैरेलल में है और बाकी आगे स्टेजेस हैं। तो अब क्या होगा, हम करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। करंट डिवाइडर रूल कैसे लगाएंगे कि इन दो पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस Q2 की रेजिस्टेंस। देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस Q2 की इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें पता है। ठीक है जी, वैल्यूज पता है हमें, तो हम IB2 निकाल लेंगे -7.74, और IC जो कि बीटा IB है इसलिए 7-774 IS निकल आएगा। इसी तरह से IL हमारा कहाँ है, इस वाले लोड में जा रहा है, लेकिन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं हमारे पास, RC की ब्रांच भी है और RC बाय बीटा यानी कि R0 की ब्रांच भी है, R0 की ब्रांच भी है। तो अब हमारे पास RL में करंट कौन सा निकलेगा, करंट निकलेगा कि इन दो, ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस RL और माइनस साइन के साथ, क्योंकि IC इस तरफ को है, IC इस तरफ को है। ठीक है, तो ये देख लें, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RC2 एंड R0 डिवाइडेड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RC2 एंड R0 प्लस RL मल्टीप्लाइड बाय IC2। ठीक है जी, तो IC2 उल्टी डायरेक्शन में था इसलिए साथ में माइनस लिखा है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन है वो ये निकलेगी। तो इससे हम IL ओवर IS निकाल सकते हैं 26.94। तो अब हमने क्या, तो इससे क्या पता लगा कि हमने क्या किया, हम हर स्टेज पे जाके देखते हैं करंट के केस में कि Q1 के अंदर कितना करंट जा रहा है, इस तरह से Q2 के अंदर कितना करंट जा रहा है। इस तरह से जब हम वोल्टेज को देख रहे थे तो वोल्टेज में भी ऐसे ही था, किस स्टेज के ऊपर कितनी वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर है, इसको आप देखिएगा, सुनिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जब जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं, किस, अभी तो हमने सिंगल सिंगल ट्रांजिस्टर्स पढ़े हैं, तो ट्रांजिस्टर्स को किस तरह से किस तरह से कपल किया जा सकता है। तो देखें, ये इसको पढ़ें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।